पिछले बाग में आपने सुना कि रेनू ने अलमारी खोलकर उसमें से एक पोटली निकाली और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। अब इसके आगे यह देखकर मेरे तो ठंडे पसीने छूट गए। हे भगवान, ये लड़की रात के समय कहाँ जा रही है? उसको घर की इज्जत का कोई तो ख्याल होना चाहिए था। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि मैं जाकर अपनी सासू माँ को बता दूँ कि रेनू आधी रात को किसी को मिलने गई है। फिर मैंने सोचा कि इसमें हम सबकी बदनामी है। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खुद रेनू को समझाकर देखूंगी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी कि फिर से खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं चुपचाप लेटी रही। देखा तो रेनू कमरे की खिड़की से दोबारा वापस अंदर आ रही थी। उसने खिड़की और अलमारी बंद कर दी और अलमारी की चाबी अपने पास ही रख ली। मैं तो हैरत के साथ उसकी तरफ देखती रह गई थी। लेकिन रेनू तो बड़ी बहादुर निकली। अब मुझे समझ आया कि रेनू मुझे रात को पानी के बहाने कमरे से बाहर क्यों भेजती थी। मेरे हाथ में एक ऐसा आइडिया आया। अगले दिन रेनू के कमरे में सोने से पहले मैंने उसको सख्ती से मना कर दिया कि आधी रात को मुझे पानी के लिए मत जगाया करे, मेरी नींद खराब होती है। इसलिए मैं आज पहले ही जग में पानी भरकर टेबल पर रख देती हूँ। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था कि वह मुझे रात को जगाए। रात के उस पहर में वह बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं सोने का ड्रामा कर रही थी। उसने वैसे ही किया, खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। मैं हैरानी से देख रही थी। अब मुझसे सब्र ना हुआ, इसलिए मैं भी बेड से उठी और रेनू की तरह ही खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वह खिड़की ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। यह खिड़की घर के पिछवाड़े में खुलती थी। रेनू तेज़ रफ्तार से चल रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलती गई, पर मुझे डर बहुत लग रहा था। फिर मैंने सोचा, मेरी ननद इतनी बहादुर और दलेर है, फिर मुझे किस बात का डर, जबकि मैं तो सच की तलाश के लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद रेनू ने पीछे मुड़कर देखा, पर रब का शुक्र है कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। यह एक पुराना सा बाग था, शायद कोई कब्रिस्तान होगा, और रेनू वहां अंदर चली गई और जाकर न जाने क्यों वह ज़मीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लग गई। उसे ऐसा करते देख मैं उल्टे पैर वापस मुड़ आई। फिर मैंने सोचा, रेनू को काबू कैसे किया जाए। फिर बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं रेनू से सारी हकीकत जानना चाहती थी। घर के बाकी सारे दरवाजे बंद होते थे, इसलिए रेनू के आने जाने का रास्ता वह खिड़की ही थी। मैंने उस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया और खुद उसके पास बैठ गई। मैं रेनू के आने का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 1-2 घंटे बाद मुझे रेनू के आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। रेनू ने धीरे धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की तो अंदर से बंद थी। फिर मैंने उसको अंदर से कहा, रेनू, मुझे तेरी हकीकत का अंदाज़ा हो गया है, पर जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं बता देगी, मैं खिड़की नहीं खोलूँगी और तुम सुबह तक घर से बाहर ही रहोगी। घर वाले तेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात का अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बातों को सुनकर रेनू गुस्से में आ गई। अरे भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई? जल्दी खिड़की खोलो और मुझे अंदर आने दो। जल्दी करो, अब खोल भी दो। रेनू की जल्दबाजी बता रही थी कि वह भी डर गई है। मैंने साफ मना कर दिया कि जब तक तुम बताती नहीं हो, मैं खिड़की नहीं खोलूँगी। फिर रेनू बोली, भाभी, एक बार खिड़की खोल दो, मैं अंदर आकर सारी बात बताती हूँ। अब वह मेरी मिन्नतें करने लग गई। फिर मैंने उसको अपनी कसम देकर खिड़की खोल दी और कहा कि सारी बात सच सच बताना। जब रेनू अंदर दाखिल हुई तो मुझे गुस्से से देखने लग गई और मुझसे बोली, भाभी, भगवान से खौफ खाओ, मेरे ऊपर शक करोगी? मैं रब से डरती हूँ। मुझे अपने परिवार की इज्जत प्यारी है। मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। ये कहते हुए रेनू अलमारी की तरफ बढ़ी
जो पोटली उसके हाथ में थी वह रखने के लिए। मैंने उसके हाथों से वह पोटली छीन ली और कहा कि पहले मुझे ये सारी बात बताओ, नहीं तो मैं मम्मी जी को सब बता दूंगी। धमकी देने से वह डर गई। अच्छा बैठो भाभी, मैं बताती हूँ। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला दिन था। वहाँ कुछ लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की। मैं डर गई थी। बस यही मासूमियत जिम्मेदार के बेटे को पसंद आ गई और मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वह ना माना। एक दिन मैं उसकी मिन्नतें करने लग गई कि रब के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल है। वह कहने लगा कि पीछा तो छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे साथ एक मुलाकात करनी होगी ताकि वह मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। अगर मैं अच्छा ना लगा तो मुझे मना कर देना, फिर मैं दोबारा कभी तंग नहीं करूँगा। मैं उसकी बात मान गई और उसने जहाँ मुझे बुलाया था मैं वहाँ चली गई। वह काफ़ी बढ़िया होटल था जहाँ 100-200 लोग अक्सर बैठे रहते थे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। मैं भी बेफिक्र होकर चली गई। उसने दूसरी मंजिल पर बुलाया क्योंकि पहले फ्लोर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं ऊपर गई तो देखा पूरा हॉल खाली पड़ा था। मुझे डर सा महसूस हुआ। मैंने कहा, ये कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सारा हॉल ही बुक करवा लिया क्या? उसने हाँ में सिर हिला दिया और शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वह आगे बढ़ा और मेरे साथ बदतमीज़ी करने लग गया, तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह मुझे अपनी तरफ खींचने लग गया कि अचानक एक लड़का वहां फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे उस जिम्मेदार के बेटे से बचाया। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। जिम्मेदार के लड़के की नीयत पता चलने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की। इसके बाद फिर मैं घर आ गई। 3-4 दिन बाद मुझे पता लगा कि वह दूसरा लड़का भी हमारे कॉलेज का ही था। उसको जिम्मेदार के लड़के की हरकतों का पता था, इसलिए उसने हमारा पीछा किया था। उसका नाम पवन था। मैंने उससे मिलकर उसका धन्यवाद किया। मुझे पवन की एक बात बहुत पसंद आई कि वह बाकी लड़कों की तरह नहीं था। इसकी खबर जिम्मेदार के बेटे राहुल को हुई। वह बहुत ताकतवर लड़का था। उसने पवन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं राहुल की जान ले लेती। ऐसे करते करते आखिरी साल आ गया। अब राहुल अपने कमीनेपन पर उतर आया। प्रोफेसर ने पवन को एक ऐसा काम दिया जिसको पूरा करना हमारे लिए नामुमकिन था। राहुल अपनी चालाकियों को बरतने लगा ताकि पवन फेल हो जाए। प्रोफेसर ने हमें इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए कहा, जिसके बारे किसी को पता नहीं था कि कहाँ से मिलेगा। पवन ने बहुत कोशिश की, पर कॉलेज के आसपास राहुल की बहुत चलती थी, इसलिए पवन की कोशिश नाकामयाब हो गई। इसलिए मैंने उसकी मदद करने की ठान ली, क्योंकि उसने उस समय में मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस थी। फिर मैं पुरानी कब्रों की तलाश शुरू कर दी। किसी ने बताया था कि यह जितनी भी भूतों के हवाले मशहूर भी है और इंसानी हड्डियां भी वहां मिल जाती हैं। इसलिए मैं दिन में तो ये काम नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं दिन में ये जगह देख आती थी और रात को वहां जाती थी। आज कुछ आखिरी चीज़ें रह गई थी जो मुझे मुकम्मल करनी थी। अभी सारा कुछ पूरा हो गया है। उसने खुशी के साथ मुझे अपनी पोटली खोलकर दिखाई तो मैं हैरान रह गई और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गईं। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। अपनी नंद की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी पवन के साथ करवा दी, क्योंकि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मेरी इस कोशिश में राहुल ने भी मेरा पूरा साथ दिया। हमने मिलकर दोनों की शादी करवा दी। पवन और रेनू दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, हर राज के पीछे ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत ही हो।
कुछ अच्छा भी हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।